कुछ क्वेश्चंस बना लिए थे हमने, है ना? वेलोसिटी सेलेक्टर के नहीं बनाए थे ना, बट मालूम तो है ना वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है? क्या होता है वेलोसिटी सेलेक्टर? जब भी आप किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं या कोई भी पार्टिकल निकाल रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि सबकी स्पीड सेम हो, अलग अलग स्पीड के होते हैं, लेकिन हमें तो एक फिक्स स्पीड का ही चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर से उनको पास करवाते हैं, तो उससे एक पर्टिकुलर स्पीड, जो हमारी इच्छा है वही स्पीड के जो पार्टिकल है वही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उनके ऊपर जो फोर्स लगता है वो होता है Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो उनके ऊपर फोर्स लगता है वो होता है क्यू वी बी। यहाँ से Q से Q कट जाता है और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, E बाई बी। तो वही पार्टिकल सीधे सीधे भागेंगे जिनके जिनके लिए दोनों फोर्स इक्वल हो। हमने दोनों को इक्वल कर दिया तो देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू E बाई बी मिला। तो इस वेलोसिटी के पार्टिकल ही आगे बजाएंगे सीधे सीधे, बाकियों को ट्रैप कर लेगा। अगर आपको ज्यादा स्पीड वाले चाहिए तो E की वैल्यू बढ़ा दो या B की वैल्यू कम कर दो, जो भी करना है। तो इस तरीके से ये वेलोसिटी सिलेक्टर काम करता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलो अब इसके कुछ क्वेश्चंस बनाओ, फिर बायो सावर्ट पे चलेंगे हम लोग। बायो सावर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, और थोड़ा सा उसमें दिमाग भी लगाना पड़ता है इसके क्वेश्चंस में। पर ये जितने पीवाईक्यू करोगे, मतलब आपने सारी वैरायटी कर ली है, पर उसमें ना बनते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ बोल नहीं सकते। An electron is released from rest in a region of uniform electric and magnetic fields acting parallel to each other. The electron will straight line, क्योंकि पैरेलल ही जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ करेगी नहीं जब तक कि क्यों 90 डिग्री पे नहीं जाता। 90 डिग्री पे एंटर करता है तभी तो सर्कल में घूमता है वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो सीधे सीधे चलता है वो। Find the condition under which the charged particles moving with different speeds in the presence of electric and magnetic field vectors can be used to select charged particles of a particular speed। मतलब वेलोसिटी सिलेक्टर बनाना है, तो हम क्या बोलेंगे, कैसे इसको डिस्क्राइब करोगे कि आपको ना ऐसी कंडीशन बताना है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है जो डिफरेंट स्पीड के हैं, और उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आपको एक पर्टिकुलर स्पीड वाले चाहिए, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो बोलोगे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगाएंगे। याद है हमने ऊपर प्लस चार्ज लिया था, नीचे माइनस चार्ज, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगी। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर चार्ज को एंट्री कराएंगे, मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो होगा Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो लगेगा वो क्या होगा, क्यू वी बी। अगर ये दोनों को हमने इक्वल कर दिया तो जो भी पार्टिकल होगा वो स्ट्रेट चला जाएगा, और यही वेलोसिटी सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट है। अभी जो हमने डायग्राम बनाया वो डायग्राम वगैरह बना देना, 1 मार्क का, इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, इन अ रीजन ऑफ 3 मार्क्स का ही, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा शायद। इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी कितनी है, कितनी उसकी वेलोसिटी? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, वी नॉट, और उसकी डायरेक्शन क्या है, हाँ माइनस एक्स। उससे हमें ये पता चल रहा है उसका मैग्नीट्यूड है वी नॉट, और ये माइनस आई बताता है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो आपको इमेजिन कर लिया होगा आपने किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, और वी नॉट वेलोसिटी जा रहा है। नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कोइंसाइडिंग विद एक्स एक्स डैश एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है और उसमें करंट आई जा रहा है टुवर्ड्स माइनस एक्स डायरेक्शन। द पार्टिकल रिमेन्स एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द कंडक्टर। ड्रॉ डायग्राम शोइंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इसको बना सकते हैं? पहले ना डायग्राम बनाएंगे हम लोग कि
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझो पहले। देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन है, उसमें एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी इतना। तो ये जो पार्टिकल है ना, कुछ लिखा भी नहीं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल लिखा हुआ है। तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल देखो माइनस क्यू, और ये मूव कर रहा है वी नॉट वेलोसिटी से, और मैंने उधरी क्यों बनाया, क्योंकि माइनस आई लगा हुआ है, मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। चलो अब क्या बोल रहा है, नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। ये किसके पास घूम रहा है, हाँ एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। तो मैंने एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर बना दिया, ये है वो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। वो भी देखो एक्स एक्सिस में है, मतलब इसके पैरेलल ही होगा, और इसमें करंट जा रहा है टुवर्ड्स माइनस एक्स एक्सिस। तो इसमें ना इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, कोई करंट आई है, और ये हमेशा ना इससे डी डिस्टेंस पे रहता है। मतलब ये कैसे जा रहा होगा, ऐसे ही जा रहा होगा। तो बोल रहा है कि यहाँ पे ड्रॉ डायग्राम शोइंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है ना वायर के आसपास कैसे बनती है? हाँ, राइट हैंड थंब रूल। अगर ये इधर जा रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी लग रही होगी, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे थ्रू आउट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, इस डायरेक्शन में। तो मैंने बना दिया बी ऐसे है। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। उसने तो कुछ लिखा ही नहीं ना, उसने तो सिर्फ इतना लिखा है ना कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। उसकी डायरेक्शन बनाना है हमको, कैसे बनाएंगे डायरेक्शन? नेगेटिव चार्ज बोला ना, इलेक्ट्रॉन मान लो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, देखो एक ऐसे रीजन में घूम रहा है जहां पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बताओ उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कैसे निकालेंगे साहू जी? देखो क्वेश्चन में हिंट छुपा हुआ है। ये चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है ना भैया, कंडक्टर ने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई है। देखो बहुत अच्छा सोचने वाला क्वेश्चन मिला है ये। अब ये देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर, और वो किधर जा रहा है, वेलोसिटी उधर है। तो मुझे बताओ इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा तो इसको फोर्स में उस डायरेक्शन में चले जाना चाहिए। लेकिन ये क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी। तो मुझे बताओ, चलो बताओ इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। अपना लेफ्ट हैंड सब लोग लेके आए हैं, सभी लोग अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करके आराम से सोच के जवाब दीजिए, लेफ्ट हैंड से। नीचे, साहू जी किधर, नीचे, सभी का नीचे आया, यही सब गलत। वो पॉजिटिव चार्ज के लिए था, मैंने बताया था ना, जब चार्ज नेगेटिव हो तो तो भैया ठीक है वो रूल से, लेकिन वो किसके लिए था सही, पॉजिटिव चार्ज के। देखो यही सिली मिस्टेक हो जाती है, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके ऊपर ना फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में पता है, इसमें ना ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसमें ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ये देखो एफ बी मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन ये देखो क्वेश्चन में एक लिखा है ना कि ये रिमेन एट डिस्टेंस डी फ्रॉम द कंडक्टर, लेकिन फिर भी ना ये डी डिस्टेंस पे ही रह रहा है। इसका मतलब पक्का इसके ऊपर एक ना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा हो, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब इसमें इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है बताओ ना तुम, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाते हो, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, तो ऊपर में कौन सा चार्ज होगा। अब इसको इधर फोर्स लग रहा है, ये निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे भी कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। भैया यहाँ पे ना शानदार नेगेटिव चार्ज लगा होगा, ये देखो ये यहां से लेके ये पूरी प्लेट में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ये देखो ये इसको इधर धकेल रहे होंगे ना, और नीचे में क्या होगा, पॉजिटिव। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो पता ही है, कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लगी है ऐसे, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो लगी हुई है ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्वेश्चन समझ में आ गया? मुश्किल क्वेश्चन है क्या? नहीं है, थोड़ा सोचने वाला है लेकिन सोचना पड़ेगा। व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल्स? एक रहेगा क्यू वी बी और एक रहेगा क्यू ई, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। फाइंड द वैल्यू ऑफ वी नॉट इन टर्म्स ऑफ ई डी एंड आई। भैया वेलोसिटी को बोल रहा है, इनके टर्म्स में बताओ। वेलोसिटी को, वेलोसिटी का कुछ निकालो बोल रहे हैं, कैसे करेंगे? वेलोसिटी से रिलेटेड कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? नहीं, यहां पे देखो, तुम देख पा रही हो एक वेलोसिटी सिलेक्टर बन गया है, स्ट्रेट जा रहा है वो। और जब ये स्ट्रेट जाता है तो एक फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, भैया इसके ऊपर दोनों फोर्स सेम होंगे। एक फोर्स होगा इसके ऊपर क्या, क्यू वी बी, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी इसकी वी नहीं है, कितनी है, वी नॉट। और ये किसके इक्वल होगा, क्यू ई। क्यू से क्यू कट गया, मैं क्यू से क्यू काट देता हूं तो बच गया क्या, तो यहाँ से वी नॉट इज इक्वल टू क्या बच गया, ई बाई बी। इसने बोला है ई डी और आई के टर्म्स में चाहिए, तो देखो ई तो दिख रहा है हमको, मतलब बी नहीं चाहिए ना, बी को हटाना है हमको। एक वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, फॉर्मूला हमने पढ़ा है। एक वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डिस्टेंस। ए बोलोगे तो ए, आर बोलोगे तो आर, यहाँ पे क्या डिस्टेंस बोला है, डी। तो ये देखो डी, इसको अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो वेलोसिटी ई डी और आई के टर्म्स में आ जाएगी। बहुत आसान है ना? अच्छा, ये अगला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना भाई, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन होगा। ऐसे अच्छे क्वेश्चन बनाने से ना थोड़ा दिमाग खुलता है। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना। अब हम लोग चलेंगे बायो सावर्ट लॉ में। क्या है बायो सावर्ट लॉ, बताओ भैया, बायो सावर्ट लॉ। हाँ, हम लोग बहुत अब डिटेल डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पे कोई एक वायर है, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है मैंने, डीएल एलिमेंट। देखो डीएल एलिमेंट, डीएल एलिमेंट ये लेंथ एलिमेंट है ये। इसकी एक डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन किधर लेते हैं हम लोग, ऊपर लेते हैं या नीचे लेते हैं, करंट की डायरेक्शन में लेते हैं। मान लो इस वायर में करंट जा रहा है ना ऐसे आई, तो ये जो छोटू सा एलिमेंट है इसकी डायरेक्शन भी इधर, ये डीएल एलिमेंट है, डीएल उसका मैग्नीट्यूड और वो उसकी डायरेक्शन, है ना। अब इससे आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना कोई एक पॉइंट है, पॉइंट पी। तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड यहां बताना है, पॉइंट पी के ऊपर। तो हम कैसे बनाते थे इसको, सबसे पहले क्या वेक्टर ड्रॉ करते थे, हाँ पोजीशन वेक्टर, यहां से यहां दिखाते थे कि ये देखो भाई, ये इससे आर पोजीशन पे है और ये इनकम्प्लीट होगा। यहाँ पे आपको एंगल थीटा भी दिखाना पड़ता था, भैया आर डिस्टेंस और इतने एंगल के ऊपर है ये। देखो अगर ये आर वेक्टर है, अगर मैं बोलूं कि 5 सेंटीमीटर पे, तो 5 सेंटीमीटर तो कहीं भी हो सकता है ना, एंगल भी बताना पड़ेगा, तब आप उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर, तभी तो होगा डिफाइन कि भैया 45 डिग्री पे, तो ये फिक्स यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट के ऊपर हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, मैग्नेटिक फील्ड। पहले तो बात सिंपल सी है, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन रही होगी, अंदर की तरफ। कैसी बन रही होगी, अंदर की तरफ, ऐसे क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसी बन रही होगी। अब इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताना है, इस पॉइंट पे। तो अभी पूरे वायर की लेंथ तो हमको नहीं पता है, लेकिन छोटू से एलिमेंट के कारण वहां क्या बनेगी, एक छोटू सी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो ये जो छोटू सी मैग्नेटिक फील्ड रहती है, ये बहुत सारी चीजों की प्रोपोर्शनल थी। एक तो चलो बता देते हैं, एक तो करंट की प्रोपोर्शनल होगी, उसके बाद उसकी लेंथ बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, मतलब ये दोनों दोनों एक साथ है। उसके बाद देखो ये जितना सामने होगा उतना पास में होगा, तो वहां पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो जब थीटा की वैल्यू, पता है हमने एक्सपेरिमेंट किया, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो देखो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड तो आसपास बनती है।
तो हमने देखा कि जब थीटा 90 होता है ना तब मैक्सिमम होती है और जीरो पे ये जीरो होती है, तो ये साइन थीटा को फॉलो करता है। और एक और चीज, ये जो पोजीशन वेक्टर या जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनको हमने एक साथ क्लब किया तो हमें मिल गया था डीबी प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाए तो हमें क्या मिला, मतलब एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, वो कितना होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये वहां पे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ऐसा वैसा साइन थीटा नहीं है, कैसा साइन थीटा है, आइडियल साइन थीटा है, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको वेक्टर के टर्म्स में भी लिखना बताया था, कैसे लिखते हैं वेक्टर के टर्म्स में। साइन थीटा दिख रहा है, मतलब यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। किसी किसके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा, करंट कोई वेक्टर क्वांटिटी है क्या, नहीं। तो एक तो दिख रहा है हमको डीएल, दूसरा हमको लेके आना पड़ेगा। कैसे लेके आए, ऊपर और नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दे तो किसी को तकलीफ तो नहीं होगी, लेकिन आर क्या है, आर तो एक वेक्टर है ना। तो इसको अगर हम ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर में आर का ना सिर्फ वो ले लें, मैग्नीट्यूड ले लें, तो डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इधर वेक्टर आई, उसके बाद डीएल क्रॉस आर कैप, इसका सिर्फ हमने ना डायरेक्शन लिया है आर क्यूब, तो देखो साइन थीटा भी हट गया, ठीक है। तो इससे आप उसकी डायरेक्शन भी बता सकते हो। एक और चीज देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर। अब डीएल क्रॉस आर में कैसे निकालू, डीएल की डायरेक्शन में मैं फिंगर्स रखूंगा और आर की डायरेक्शन में घुमा दूंगा। तो देखो जिस तरफ डीएल है उसकी तरफ मैंने ऐसी फिंगर रखा और ये घुमाने की नहीं घूम रहा है, क्या करूं, ऐसे रख लूं। तो देखो डीएल की डायरेक्शन में मैंने अपना पूरे ऐसी हथेली को रख लिया और इसको आर की डायरेक्शन में घुमा दिया, तो अंदर जा रहा है थंब, देख लो अंदर ही जा रहा है थंब। तो ऐसे करके हम डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है। वो तुम काम देखो, भले ही वो काम तुम यहां कर रहे हो ऐसे करके, लेकिन डायरेक्शन कहाँ के लिए निकल रही है, उस पॉइंट के लिए निकल रही है, ठीक है ना। मान लो पॉइंट इधर कहीं होता, इधर कहीं होता, तुमने अगर ऐसा करके बनाया होता तब तुम क्या करते, ऐसा करते और ये इधर करते, तो डायरेक्शन किधर के लिए आती, इस पॉइंट के लिए। निकाल तुम इस पॉइंट के लिए रहे हो, लेकिन निकालने के लिए तुम्हें यहां पे आना पड़ेगा ऐसे करके, अच्छा इधर बनेगी, ठीक है। तो भले हम निकाल इधर पे रहे हैं हाथ को रख के, लेकिन उस पॉइंट के लिए रेफरेंस में निकाल रहे हैं। तो ये तो आसान है। और क्या था इसमें, एक लूप के कारण, एक वायर के कारण, ये सब था ना। लूप के कारण फॉर्मूला याद है क्या, एक लूप, इसकी रेडियस हम लोगों ने शायद ए ली थी, है ना। इसकी रेडियस थी ए और इससे एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसका डेरिवेशन भी याद कर लेना, आसानी ही है। और इसमें फॉर्मूला क्या निकलता है, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 3/2, ये निकलता है ना। ठीक है, चलो इसको हम लोग डिराइव कर लेते हैं। पहली बात तो ना ये याद होना चाहिए हमको। अब इस पॉइंट के ऊपर हमको निकालना है, तो हम फिर से क्या करेंगे भाई, दो ठो डीएल एलिमेंट ले लेंगे। दो डीएल एलिमेंट क्यों लेंगे इसका पता हमको बाद में तो चलेगा। एक डीएल एलिमेंट मैंने यहाँ पे ले लिया और करंट मैंने ना ऐसा मान लिया है, तो ये डीएल एलिमेंट देखो, अब तुम इमेजिन करो कि यहाँ पे है वो लूप ऐसा गोल, ये ऐसा लूप है, इसमें करंट ऐसा चल रहा है। इसका मैंने ऊपर वाला ये एलिमेंट अगर ले लिया तो करंट आपको ऐसा बाहर आता दिख रहा है ना। अभी देखो ये करंट आपको इस छोटे से डीएल एलिमेंट में ऐसा बाहर की तरफ आते दिख रहा है। उस छोटू से एलिमेंट के कारण यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो बायोसेवर्ट लॉ लगाने के लिए हम लोग डीएल उस पॉइंट रख के क्या करते हैं, पहले एक पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ पे भी एक पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ कर लेना। तो यहाँ पे हमने पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ कर लिया, ये हमारा डीएल एलिमेंट था और ये हमारा आर था। अच्छा मुझे कोई बता सकता है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, हाँ किधर होगी, ये देखो, ये ना वो लूप है, ये आप लोगों को अगर लूप दिख रहा है, छोटा सा लूप है ये।
ये लूप दिख रहा है, ये दिख रहा है ना सबको, ये लूप करंट ऐसे गोल गोल घूम रहा है। मैं ये छोटे से हिस्से को उठा रहा हूँ, इस छोटे हिस्से को उठाया और ऐसे देखो जूम करके आपको दिखाया, ये छोटा सा हिस्सा है ना, तो स्ट्रेट दिखाई देगा आपको, करंट ऐसे जा रहा है और उसके ऊपर आपने डीआर ऐसे बनाया है, ये देखो ऐसा टेढ़ा है ना, ऐसा ना इंक्लाइंड। अब देखो डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, तो देखो ये अंगूठा ऐसा टेढ़ा जा रहा है। वेक्टर प्रोडक्ट की खास बात क्या रहती है? अच्छा बताओ, आई क्रॉस जे क्या होता है? के कैप। मतलब ये तीनों ना आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, जिन दो का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है ना, उनका जो आंसर होता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है हमेशा। तो देखो ये तो देखो इसके ऊपर दोनों पे परपेंडिकुलर, मतलब इस पे भी परपेंडिकुलर, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है ना वो इधर होती है कि भैया इधर बनेगा डीबी, छोटू सा एलिमेंट है तो इसका छोटू सा इधर पे ये बनेगा। वैसे ही नीचे वाले के लिए बना लेना, यहाँ पे भी एक छोटू सा एलिमेंट ले लेना, इसके लिए पोजीशन वेक्टर बनाना, इसके लिए पता है अपने आप आपको यहाँ पे मिलेगा डीबी, मिल गया डीबी। अब हमको क्या करना है, इसको रिजॉल्व करना है। अब हम इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? हमने ना ये वाला वेक्टर ले लिया, ये एंगल को ले लिया है फाई। अगर ये वाला एंगल फाई है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? फाई। क्यों फाई होगा? लेकिन अगर ये फाई है तो ये 90 माइनस फाई होगा, और ये भी तो 90 है, अगर ये 90 माइनस फाई है तो ये फाई होगा, ये फाई होगा। हमने ये सिमेट्री के कारण ये भी फाई होगा और ये भी फाई होगा, जिससे एंगल बनता है वो कॉस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डीबी कॉस फाई। तो ये कॉस वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसलिए ना हमने दो एलिमेंट लिए थे ताकि पता चले कि क्या होने वाला है यहाँ। तो अब तो ये तो सर्कल है, इसमें तो अपोजिट वाले ही होंगे सब, सबका एक ना एक अपोजिट होगा, तो सब एक दूसरे का कॉस कंपोनेंट खत्म कर देंगे। लेकिन इसका देखो इधर मिल रहा है हमको डी बी साइन फाई, और इसका भी मिल रहा है हमको डी बी साइन फाई, डी बी साइन फाई, डी बी साइन फाई। तो सब अपना जितने भी एलिमेंट है वहां पे सब अपना डीबी साइन फाई, डीबी साइन फाई, डीबी साइन फाई बना रहे हैं। टोटल मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं? बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो अगर आपको टोटल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो इन सारे के सारे डी बी साइन फाई को इंटीग्रेट कर दो। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? ये छोटू सा मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है ना, बायो सावर्ट भाई साहब ने बताया कितना होता है, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, चलो इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो डीबी की जगह पे मैंने लिखा आई डी एल साइन थीटा। अच्छा एक बात बताओ, थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है? डीएल और आर। डीएल और आर के बीच हमने एंगल क्या लिया है? डीएल और आर के बीच, ये देखो, हाँ ये देखो, ये ऐसा है ना, इसके ऊपर जब आप इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, क्योंकि तुम देखो इसमें चाहे मैं इधर से देखूं चाहे इधर से देखूं, ये हमेशा 90 डिग्री। तुम इसको किसी भी डायरेक्शन में घुमाओ, ये सरकमफेरेंस के ऊपर हमेशा क्या रहता है? 90 डिग्री। इधर से भी एंगल और इधर से भी एंगल, दोनों तरफ से देखो हमेशा 90 डिग्री होगा। तो डीएल एलिमेंट और आर के बीच एंगल कितना होता है? 90। तो साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, ये साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। तो आइडियल साइन थीटा, आइडियल, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो सामने आ चुका है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आइडियल साइन थीटा खत्म, और नीचे आर स्क्वायर, और इधर क्या आ गया? साइन फाई। साइन फाई कांस्टेंट होगा यहाँ पे, क्योंकि देखो पॉइंट फिक्स है, अगर वो पॉइंट फिक्स है तो एंगल भी फिक्स होगा। तो ये सब के सब बाहर निकल जाएंगे, अंदर सिर्फ कौन बच जाएगा? डीएल। भाई करंट फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, सब फिक्स है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? म्यू नॉट आई साइन फाई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा डीएल, डीएल का पूरा इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा? 2 पाई, 2 पाई ए, रेडियस यहाँ पे ए लिया है हमने, तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई, 2 पाई ए। अब देखो साइन फाई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन फाई की जगह पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसी जगह पे मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई, परपेंडिकुलर कितना है? ए, और हाइपोटेनियस कितना है? आर। यहाँ पे पहले से 4 पाई आर स्क्वायर तो पहले से ही था, और क्या है हमारा? 2 पाई ए। तो कुछ 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 यहाँ पे कट जाएगा, पाई वाला टर्म नहीं आता है इसमें, है ना। और नीचे हो जाएगा ये म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, 2r क्यूब हो गया। लेकिन वहां पे देखो ये जो r है पाइथागोरस से निकालोगे तो क्या आएगा आपको? ये r की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
तो इसकी जगह पे वो रख दोगे तो देखो वही वाला एक्सप्रेशन आ गया ना, सेम वही का वही आ गया देखो। और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो बाद में n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेरिवेशन है आप लोग की कॉपी में लिखने की जरूरत है नहीं, हमें रिजल्ट याद रखना है। अगर ये वाला पॉइंट सेंटर पे हुआ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। ठीक है, बस इसमें ना ध्यान रखना है कि यहाँ पे a क्या चीज है, रेडियस है। ठीक है, तो हम लोग सेंटर पे भी निकाल सकते हैं। सेंटर के लिए वैल्यू लिख देता हूं, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। ये दो फॉर्मूले हम लोगों को याद रखना है, ये है सेंटर पे और ये है एक्सिस पे। एक्सिस पे किसी पॉइंट पे जो एक्स डिस्टेंस पे सेंटर से, और ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, और क्या था इसमें, स्ट्रेट वायर के कारण। स्ट्रेट वायर का तो और भी आसान है, ये हमारा एक स्ट्रेट वायर है, इसकी लेंथ पता नहीं कितनी भी हो सकती है, जनरली हमारे क्वेश्चंस में ना इनफाइनाइट ही रहती है। इसके सामने कोई एक पॉइंट है, इस पे करंट ना इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस पॉइंट पे हमको निकालना है। इसमें आंसर क्या आता था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 4 पाई आया था सही में। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ। तो ये आ जाएगा 4 पाई a और यहाँ पे साइन पाई 1 प्लस साइन पाई 2। ठीक है, जब वो इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा, तो ऊपर 2 आ जाता है तो ये कट जाता है ना। इसको भी सॉल्व प्रूव करेंगे हम लोग। पर यहाँ पे खास बात ध्यान रखना, पिछली बार ए था वो क्या था, रेडियस, और इस बार ए क्या है, वायर से डिस्टेंस। एक्चुअल में वायर से डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस हम हमेशा कहां से लेते हैं, एक्सिस से। तो उसके एक्सिस से डिस्टेंस, क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, देखो ध्यान से, कि ये ऐसा वायर है, अच्छा थिक वायर है, और ये इसकी डिस्टेंस कहां से देगा, फिर वो हमेशा एक्सिस से डिस्टेंस देगा। तो डिस्टेंस हमेशा एक्सिस से बोलना है हमको। तो यहाँ पे भी एक्सिस से डिस्टेंस हमको पता है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी वही बायोसेवर्ट लॉ लगाएंगे, बायोसेवर्ट वही तो हमें बताता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से कोई एक छोटा सा डीएल एलिमेंट ले लेंगे। ये हमने एक छोटू सा डीएल एलिमेंट लिया, इसकी डायरेक्शन भी होगी जिस डायरेक्शन में करंट है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। तो ये देखो मैंने ये बना दिया पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। ये देखो ये थीटा एंगल के ऊपर। इसके बाद हमने क्या किया था, अच्छा इसकी डिस्टेंस जो है इस वायर से कितनी है, ए है। अच्छा ये डीएल एलिमेंट को ना हमने इस पॉइंट से एल डिस्टेंस के ऊपर एज्यूम किया है। ये जो डीएल एलिमेंट है ना, यहां से एल डिस्टेंस के ऊपर है ये। ठीक है, ये इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी यहां से ना, ये इस पॉइंट से एल डिस्टेंस के ऊपर है ये। तो इस छोटू से एलिमेंट के कारण उस पॉइंट पी के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना है। पहले तो बताओ डायरेक्शन किधर होगी, इनवर्ड आउटवर्ड, ये ऐसे जा रहा है ना, तो इसमें कहाँ होगी, इनवर्ड, इस डायरेक्शन में होगी। ये देखो करंट जिस डायरेक्शन में जाता है उधर थंब रखो, फिंगर्स को कर्ल करो, मतलब ये अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है मतलब क्रॉस। अब हमें निकालना है उसके ऊपर। तो फिर से बायोसेवर्ट भाई साहब का सहायता लेते हैं। इस पॉइंट पे जो छोटू से एलिमेंट के कारण जो छोटू सी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, है ना। इसको इंटीग्रेट करना है हमको। यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, डीएल तो इंटीग्रेशन में आएगा, डीएल तो कुछ भी हो सकता है ना। क्या साइन थीटा कांस्टेंट है यहाँ पे, थीटा कांस्टेंट है कि नहीं है। तुम अलग एलिमेंट ले लोगे तो थीटा वही रहेगा कि चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आर की वैल्यू सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वो सर्कल के लिए सही था, उसके किसी भी पॉइंट से उसकी डिस्टेंस सेम थी, एंगल भी हमेशा सेम था, लेकिन यहां पे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, एलिमेंट जैसे जैसे शिफ्ट करेगा। तो डीएल साइन थीटा और आर, ये सारी की सारी चीजें जो है ना इंटीग्रेशन में बाहर नहीं निकलेंगी। अब हमें पूरा का पूरा वैल्यू चाहिए ना, तो हम पूरा का पूरा इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे। तो हमें मिलेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे dl
साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें डीएल साइन थीटा और आर इसको ना हमको रिप्लेस करना है, ठीक है। और एक और चीज कि ये डीएल एलिमेंट कहां से कहां हो सकता है, डीएल एलिमेंट यहां भी हो सकता है और वहां भी हो सकता है, तो इंटीग्रेशन में हमको एक लिमिट लगानी पड़ती है। अच्छा, ये मैक्सिमम यहां तक के हो सकता है, तो ये वाले एंगल को हम लोग बोलेंगे फाई वन, और मैक्सिमम ये यहां तक की हो सकता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फाई टू। तो लिमिट कहां से कहां तक की आ जाएगी, लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी, -φ1 से φ2। भैया ये हमारा इससे हम नीचे जाएंगे तो इसको निगेटिव लेंगे, इससे ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे। अगर दोनों को ही पॉजिटिव लोगे तो कोई φ1 को ऐसे भी तो बना सकता है, ये φ1 नेगेटिव का मतलब है कि नीचे है ना, नहीं तो φ1 तो इधर भी बन सकता है। तो इसकी लिमिट हम लोग लेंगे -φ1 से φ2। चलो अब यहाँ पे ये तो मैक्सिमम एंगल φ1 है, ये वाला एंगल कितना होगा फाई की वैल्यू इधर φ1 है और फाई की वैल्यू इधर φ2 है। तो ये वाले ट्राइंगल में ध्यान से देखो, ये वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम होता है 180, ये तो 90 है, तो इन दोनों का फाई और थीटा का कितना होगा, 90 होना चाहिए मिलके। तो यहाँ पे थीटा प्लस फाई शुड बी इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल्स टू, या हमें किसको, हाँ तो इधर हो जाएगा ये क्या 90 माइनस फाई। अब दोनों साइड मैंने साइन ले लिया, तो इधर हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा की जगह पे ना मैं सीधा कॉस फाई लिख दूंगा, सीधी बात, ठीक है। तो उसकी जगह पे मैं सीधा वो लिख दूंगा। अब देखो किसको चेंज करना है हमको, आर क्या चीज है यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो अब हमें आर को भी चेंज करना है, ठीक है, आर को भी चेंज कर देते हैं। अगर आप लोग ये वाला ट्राइंगल देखो इस एंगल के उसमें, तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है इसका हाइपोटेनियस है, और ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेनियस है, तो उसकी हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कॉस पाई कितना होगा, कॉस पाई, तो आप क्या बताएंगे, ए बाई आर। तो यहां से आर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए सेक फाई। तो देखो ए तो कांस्टेंट चीज है ना, वायर से उसकी डिस्टेंस तो फिक्स है वो, और सेक फाई इसके टर्म्स में आर को भी हमने लिख दिया। अब हमें डीएल को लिखना है, डीएल को भी फाई के टर्म्स में। मैं सारी चीजें फाई के टर्म्स में क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन फाई के रिस्पेक्ट में कर रहा है ना, इसलिए सबके साथ फाई होना चाहिए, थीटा बीटा हटाओ फाई को लाओ। तो यहाँ पे एल, अच्छा मैंने वहां पे साइन फाई क्यों नहीं लिया, क्योंकि साइन फाई लेता तो ये एल आ जाता, एल तो खुद देखो वहां पे उसको हम लोग हटा रहे हैं, तो हम लोगों को ए के टर्म्स में लाना है। तो देखो एल और ए लेना है इस बार, तो क्या लेना पड़ेगा, टेन फाई। तो यहां से मैं लिख सकता हूं टेन फाई इज इक्वल्स टू एल बाई ए। तो यहां से एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए टेन फाई, दोनों साइड फाई के रिस्पेक्ट में वो कर दो डिफरेंशिएशन, तो इधर तो डीएल बाई डी फाई हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा ए सेक स्क्वायर पाई, इसको उधर भेज दो तो डीएल इज इक्वल्स टू ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। तो हमें ऑपरेटर भी मिल गए, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज को वहां पे पुट कर देंगे हम लोग, तो डीएल की जगह पे हमने ये पुट कर दिया, और साइन थीटा की जगह तो पता है कॉस फाई, उसकी जगह पे ए सेक फाई। इसके बाद करना है पूरा कि इंटीग्रेशन ही तो है, आप लोग कर लेंगे, मेरे हिसाब से तो कर लेना चाहिए, है ना। करना है तो बताओ, मैं कर दूंगा, किसी को अगर डाउट है तो कर लेंगे ना, यही मेन पार्ट था इसमें, जैसे ही हटाया उसके बाद तो इंटीग्रेशन है खत्म। तो इसका रिजल्ट आ जाता है ये कितना, म्यू नॉट आई साइन फाई वन साइन फाई टू अपॉन 4 पाई ए। और वायर के केस में ए क्या होता है, हाँ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्सेस। ये बात तुम लोग बोल रहे हो इसलिए मैं इसमें देखो गोला लगा ले रहा हूँ भैया, ये क्योंकि न्यूमेरिकल में बड़ा कंफ्यूज करता है। तो ए जो है ना डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस, ठीक है। और अगर वायर इन्फानाइट है, इन्फानाइट लेंथ का है, तो ये एंगल ना 90-90 हो जाते हैं। अगर ये 90-90 हो गए तो 1 + 1 2, 2 से 2 कट जाएगा,
और इन्फाइनाइट लेंथ का है ना, तो आंसर आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। अगर ऐसा कुछ हुआ कि आप वायर के ना यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो और इन्फाइनाइट लेंथ का है, तो देखो आपका फाई टू तो 90 डिग्री हो गया और फाई वन क्या हो जाता है 0। तो यहाँ पे इसकी जगह पे 1 आ जाएगा और इसकी जगह पे 0। तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। मतलब आधी हो गई ना, इससे देखो जस्ट आधा हो गया भाई, आधा वायर कट गया तो आधा मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया। ठीक है। और क्या था? हाँ नहीं, अभी तो बायोसावर्ट में तो हो गया ना ये। बायोसावर्ट के कुछ क्वेश्चंस बनाते फिर एम्पियर पे जाएंगे। हाँ इसके क्वेश्चन ना घुमाता है लेकिन। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इन द गिवन फिगर इज। देखो लूप की रेडियस हम लोग हमेशा ए लेते थे, इसने लूप की रेडियस क्या ले लिया है, आर ले लिया है। अच्छा लूप के लिए फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्योंकि ये सेंटर पर रखा है तो एक्स की वैल्यू हो जाती है 0। तो फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारा जो फॉर्मूला बचेगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी एक ही है, तो एन की वैल्यू भी 1, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2a, इतना मैग्नेटिक फील्ड बनता है सेंटर में। लेकिन क्या ये पूरा लूप है? जब लूप ही आधा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी आधी। तो फॉर्मूला ये है मेन फॉर्मूला। अगर ये पूरा लूप होता ना तो इसके सेंटर में कितनी बनता है, इतना ही मैग्नेटिक फील्ड बनता। लेकिन क्योंकि लूप आधा है तो इसका आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 1 सेंटीमीटर का स्ट्रेट सेगमेंट है ऑफ अ कंडक्टर कैरिंग 1 एम्पियर करंट इन एक्स डायरेक्शन। 1 सेंटीमीटर का देखो ये सेगमेंट है, इसमें ना एक्स डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ठीक है, लाइज सिमेट्रिकली एट ओरिजिन, मतलब इसका सेंटर ओरिजिन पे रखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे ही, इमेजिन कर रहे हो। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सेगमेंट एट पॉइंट दिस इज। इस सेगमेंट के कारण वही बायोसावर्ट लॉ हमको लगाना होगा। एक बार थोड़ा सा डायग्राम बना के देखो तो। डायग्राम बनाओ कि कैसा दिखेगा। ये क्वेश्चन ना नीट से उठाया है। कितने नीट देने वाले हैं? नीट का पीवाईक्यू करोगे ना, देखना ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन एक ही बार सर से समझना होता है, उसके बाद अंधाधुंध बनाते हैं बच्चे। बस सर सेगमेंट बताओ कितने सेंटीमीटर का और कौन सी पोजीशन पे निकालना है। पहली बार में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसके बाद अंधाधुंध बनाओगे। ठीक है, तो ये पहली बार मैं बना दूं इसको, आप लोग बस ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और इसके बाद फिर घर जाके नीट का उठा के खुद बना लेना। देखो बात कुछ ऐसी है, ये पहली बार में ना थोड़ा सा देख लो यहाँ। ये सेगमेंट बहुत छोटा है, 1 सेंटीमीटर का। ये दिख रहा है आप लोगों को सेगमेंट 1 सेंटीमीटर का, और उसने कहां पे बोल रहा है, 0.1 मीटर, 1 मीटर 0, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। एक्स में तुम 1 मीटर जाओ, मीटर तो यहां तक पहुंच जाओगे, वाई में 1 मीटर तो तुम यहां पहुंच जाओगे। तो इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पी के ऊपर आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड। बायो सेवर्ट भैया क्या बोलते, अभी तो छोटू सा डीएल एलिमेंट दिख रहा है कि नहीं? पहले क्या बनाओगे, पोजीशन वेक्टर। यहाँ बैठा बच्चा बच्चा जानता है कि पहले वो पोजीशन वेक्टर बनाएगा, ये बना दिया उसने पोजीशन वेक्टर। तुम्हें एक बात बताओ, इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? जब ये 1 मीटर है, जब ये 1 मीटर है, तो पाइथागोरस से ये कितना है,
निकाल लोगे अंडर रूट। हाँ देखो भैया यहाँ पे ना हमको एक ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा ये अपने आप। तो देखो हमें ये मिल गया कि कितनी डिस्टेंस के ऊपर है वो। चलो अब ठोकते हैं उसको। अ, क्या है हमारा, अच्छा इसको ना आपको क्या करना पड़ेगा पता है, इसको वेक्टर फॉर्म में लगाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ क्यों, सॉल्व करते करते हमको समझ में आएगा। इसको हमें वेक्टर फॉर्म में लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर फॉर्म में तो हमको पता है क्या है। वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन बता, क्या होता है, dv इज इक्वल्स टू μ0/4 पाई और I dl क्रॉस r, dl क्रॉस r, dl क्रॉस r और नीचे r3। ये वाला फॉर्मूला तो हमको पता है। तो यहाँ पे ना आपको वेक्टर के फॉर्म में ना सब चीज रखना पड़ेगा। तो देखो देखो बड़ा आसान है, μ0/4 पाई, इसकी तो वैल्यू रख दो सीधा। μ0/4 पाई कितना होता है, 10⁻⁻7। करंट कितना दे रखा था, 1 एम्पियर, तो ये 1 लिख दिया इनटू। अब देखो डीएल एलिमेंट, करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में। करंट हमारा एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, करंट एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो देखो मैग्नीट्यूड मैंने लिखा 0.01 क्योंकि सेंटीमीटर में है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स, क्योंकि लिखा है एक्स डायरेक्शन में करंट, मतलब आई कैप लिख दूंगा मैं इसके साथ। देखो आई कैप क्रॉस। अब देखो इसको हमको वेक्टर के टर्म्स में लिखना है, इसको बताओ वेक्टर के टर्म्स में क्या लिखेंगे, वेक्टर के टर्म्स में बताओ ना। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 1 1, शुरू कहां से हुआ है ये, 0 0, तो कैसे लिखते हैं, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो 1 - 0 1 i, तुमने एक्स वालों को किया ना, हाँ तो क्या हो जाएगा ये आई और प्लस जे, ये भी कैप ये भी कैप, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड कितना आया था, √2, √2 का क्यूब, √2 का क्यूब कितना आता है, 2√2, है ना, बस खत्म। अच्छा बताओ आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होता है, खुद के साथ क्रॉस करोगे तो 0 आएगा। आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप होता है। तो ये 10⁻⁻7, ये तो 1 है, ये 1 है, इंटू ये भी 1 है, के कैप नीचे 2√2। ये एमसीक्यू है कि क्या है ये देखो एमसीक्यू है ये। अगर ये एमसीक्यू है तो और मस्त, देखो ये दोनों तो ऑप्शन हो नहीं सकते, निगेटिव में है, ऑप्शन उन दोनों में से एक हो सकता है। क्या आया था हमारा अभी, 10⁻⁻2√2, बताओ उसमें से कौन, भाई नीचे √2 तो आना चाहिए, सीधा दिख रहा है हमको सी आंसर है, उसको सॉल्व करने लगे सी आएगा, ठीक है। अच्छा ये लेटेस्ट क्वेश्चन था, और देखो हाँ एमसीक्यू के लेवल का नहीं है क्वेश्चन, वो मैंने बताया नीट से उठाया है उसको। देखो सेम क्वेश्चन आ गया है, अरे तुम लोग देख रहे हो, 24 25, क्या पता, देखो 2 सेंटीमीटर का सेगमेंट, 5, इसको बनाओ तुम लोग अभी, 24 25 26 हो सकता है, इसलिए अब 24 में ये आया था, तो 25 वाले बच्चे जो इसको नहीं सॉल्व किए होंगे, उनसे बना होगा क्या वहां जाके, नहीं। कहाँ पे बोल रहा है, 3 4 पे, सी, चलो साहू जी ने बताया है सी, अभी हमें पता नहीं है,
तो यहाँ पे 0.34 पे है, देखो 0.34 पे है ये। अगर ये 3 है ये 4 है तो ये कितना होगा, 5। आसान है ये तो। फिर से वही काम, म्यू नॉट अपन 4 पाई की जगह 10⁻⁻⁷ लिख लिया। करंट है कितना, 5 एम्पियर, इनटू अंदर में डीएल एलिमेंट, एलिमेंट जो है हमारा कितने सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का, तो मैंने लिख दिया 0.02। और उसकी डायरेक्शन देखो ऊपर है, तो इसको मैं लिखूंगा जे कैप क्रॉस 3 - 0 3 आई, 4 - 0 4 आई, तो 3i + 4j डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब। हाँ ये तो आसान है। अच्छा, जे क्रॉस आई यही बचेगा, यहाँ पे क्या होता है माइनस के, माइनस के में कौन सा है। इसको सॉल्व ही नहीं करना है आगे, इसको आगे सॉल्व ही नहीं करना है, आंसर वही आएगा, करके भी देख लेना। चलो, तो इसमें समय वेस्ट नहीं करते, समझ में आ गया ना कैसे करना है। अच्छा, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, पर एक बार प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। A long wire of radius A carries steady current I. The current is uniformly अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हम लोगों ने जो डेरिवेशंस वगैरह सब किए ना, वो एक एकदम पतले से वायर पे की है, लेकिन इस बार वायर जो है ऐसा सिलिंड्रिकल वायर है, सिलिंड्रिकल वायर है। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1 एट A/2 एंड B/2 एट डिस्टेंस 2a इज। इसके लिए फॉर्मूला हम लोग ना निकाल लेते हैं, फॉर्मूला एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है अभी, निकाल लेते हैं हम लोग फॉर्मूला, फिर आप लोग याद रख लेना कि देखो ये बोल रहा है कि ना ये ऐसा सिलेंडर, सिलिंड्रिकल वायर जिसकी जो रेडियस है ना वो कितनी है, ए है। हम लोग ना एक जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, पहले जनरल फॉर्मूला, रेडियस को ना हम लोग आर से ही लिखते हैं क्योंकि डिस्टेंस हम एक्सिस से लेते थे हमेशा। तो देखो क्या हो रहा है, इस पूरे वायर से ना करंट पास हो रहा है, और इसने क्या बोला, पूरे उसके क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है, तो इसका क्रॉस सेक्शन जो होगा वो कितना होगा, πr², पूरे πr² से कितना करंट पास हो रहा है, आई। लेकिन ये क्या बोल रहा है पता है कि अब ना अंदर में देखो, इसकी रेडियस पहले ए थी ना, तो इसने बोला A/2 पे, मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, और एक पॉइंट जो है ना एक्सिस से 2a डिस्टेंस पे, मतलब डबल रेडियस डिस्टेंस पे, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, तो एक बार अंदर लिया एक बार बाहर पे लिया है, तो यहाँ पे हम लोग उसको निकालते हैं। देखो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है, तो देखना पड़ेगा कि इसमें से कितना करंट पास हो रहा है, वो एम्पियर सर्किटल लॉ वाला है ये। तो देखो ये जो कम हो गया है, अब इसको मैं बोल देता हूं कितना, πr1² इतने एरिया से अब कितना करंट पास होगा, I1। भाई एरिया तुमने कम कर दिया, ये देखो ये पहले ये पूरा ये वायर था, इस पूरे से करंट पास हो रहा था, तो पूरे πr² से आई करंट, लेकिन अपना अंदर इतने एरिया से बस कितना करंट पास होगा, तो उसको मैंने बोल दिया I1। तो यहां से देखो I1 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, दिस डिवाइड बाई दिस, तो क्या आ जाएगा, I1 डिवाइड बाई आई इज इक्वल्स टू दिस डिवाइड बाई दिस, तो ये क्या हो जाएगा, पाई, पाई से पाई उड़ जाएगा, और R1² अपॉन R2 का स्क्वायर, नहीं नीचे R², R²। तो जो नया वाला जो करंट है ना, वो R1² अपॉन R इंटू आई इतना मिलता है। मैं फॉर्मूला बना के दे रहा हूं आपको, फॉर्मूला याद करना है। अच्छा एक बात बताओ, पूरे के पूरे वायर से कितना करंट पास होता है, सॉरी पूरे के पूरे वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो हमने कितनी निकाली थी, μ0 I अपॉन
2 पाई ए, इतनी हमने निकाली थी। ए यहाँ पे क्या चीज थी, एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है, ए यहाँ पे एक्सिस से डिस्टेंस थी। अब इस आई को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि अब कम करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो हमें यहाँ पे ना I1 लिखना पड़ेगा, हमें I1 लिखना पड़ेगा। तो I1 हम लोग जब लिखेंगे, जब हम लोग I1 लिखेंगे यहाँ पे, तो देखो I1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, R1 का स्क्वायर अपॉन R इंटू आई। लेकिन चलो देखो, मैंने यहाँ पे R ले लिया था रेडियस को, और पहले रेडियस को क्या लिया हूं, A, तो रेडियस को A ही ले लेते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं रेडियस को A ही ले लेता यहाँ पे R की जगह, तो देखो यहाँ पे मैं A लिखता, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट और I1 इज इक्वल्स टू, नीचे R का स्क्वायर था ना, नीचे R का स्क्वायर, म्यू नॉट R1 का स्क्वायर I अपॉन 2 पाई A क्यूब, ये बन जाता है हमारा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, इसका और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। तुम लोग एक हाथ क्वेश्चन बाद का सॉल्व करो, मैं इसका सिंप्लीफिकेशन और ढूंढ के दे रहा हूँ कि एकदम ना एकदम प्रिसाइज फॉर्मूला, ये जबकि पूछना नहीं चाहिए था, फिर भी पूछ लिया, मैं इसका प्रिसाइज फॉर्मूला आपको दे दूंगा, है ना। अभी दूसरा वाला बना के देखो, ये वाला 2 हॉरिजॉन्टल थिन लॉन्ग पैरेलल वायर्स वाला। Two horizontal thin long parallel wires separated by distance r carry current I each in the opposite direction. दो वायर से दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। The net magnetic field at a point midway between them will be. इसका मैं बता दूंगा ना प्रिसाइज फॉर्मूला। एक वायर ये, एक वायर ये, इसमें करंट ऐसे और इसमें करंट ऐसे। थिन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, दोनों आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, और दोनों में आई करंट फ्लो हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन देम विल बी। यहाँ पे देखते कहीं कैंसिल तो नहीं हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, और इसमें ऐसे जा रहा है तो इसमें मैग्नेटिक, अच्छा दोनों में बाहर आ रहा है, मतलब कैंसिल तो नहीं हो रहा है, कुछ तो वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो वायर के कारण हमको मैग्नेटिक फील्ड पता है दूरी पे कितनी बनती है। इस पॉइंट पे इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कितनी बनेगी बताओ, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्सिस से डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो ये कितना हो जाएगा r/2। यहाँ पे मैं r/2 लिखूंगा तो 2 कट जाए और क्या बचेगा, नहीं r/2, ये कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा r। और इसके कारण भी सेम उतनी ही बनेगी, दोनों के कारण सेम बन रही है, तो सीधा क्या करते हैं हम लोग, 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई r।
आंसर क्या हो गया? इसमें पाई क्यों उड़ा दिया है? नहीं, इसमें पाई आएगा, पाई इसमें आएगा भैया, वायर वाले फॉर्मूले में हमेशा पाई आता है। ठीक है, पाई आएगा उसमें, एक बार गूगल भी कर लो तो। हाँ, सी आएगा, पाई आएगा, बिना पाई के तो नहीं हो सकता। A current of 10 ampere is flowing east to west in a long straight wire kept on a horizontal table. ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बनाओ इसको। ईस्ट से वेस्ट जा रहा है करंट, ये देखो ईस्ट से वेस्ट, ये जा रहा है करंट, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। और ये क्या पूछ रहा है? द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड एट द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ड्यू नॉर्थ। नॉर्थ कहाँ होता है? ऊपर। ये दे रखा है हमको 0.1 मीटर, है ना, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर बनेगी? देखो कहाँ जा रही है ये? अंदर। तो डाउनवर्ड लिखोगे कि अपवर्ड लिखोगे? क्योंकि बोला ना हॉरिजॉन्टल टेबल पे है, तो अगर तुम ऐसे टेबल पे देखोगे ना तो तुम कैसे डाउनवर्ड दिखेगी। बोला है उसने हॉरिजॉन्टल टेबल पे है ये। अब बोर्ड तो वर्टिकल है ना यार, तुम्हारी कॉपी देखो हॉरिजॉन्टल है, उस पर करके देखो डाउनवर्ड। तो आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा। मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। वैल्यू पुट कर दो, पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, 4 के मल्टीपल में कि 2 के मल्टीपल में, यही देखना है। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 2 × 10⁻⁻7। करंट कितना दे रखा है? 10 एम्पियर। और डिस्टेंस कितनी है? 0.1। हाँ, तो वो 2 के मल्टीपल में ही आंसर आ रहा है, तो आंसर ये हो जाएगा, है ना, सॉल्व नहीं करना है पूरा। एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है केप्ट अलोंग एक्स एक्सिस carries a steady current I along x direction at an instant particle of mass m and charge q at point x y moves with इतना velocity in y direction. Find the magnitude and direction of force on the particle due to the conductor. बना सकते हैं इसको, इसका बस एक बार डायग्राम बना लो, आपको समझ में आ जाएगा। एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर केप्ट अलोंग एक्स एक्सिस, और इसमें आई एक्स एक्सिस में करंट फ्लो हो रहा है, देखो ऐसे। एक इंस्टेंट टी पे एक पार्टिकल जिसका मास एम और चार्ज क्यू है, वो पॉइंट एक्स वाई पे कहीं पे ऊपर में, ऐसा मतलब एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। बना लो सेट से भैया। मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखो ये है वो, इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और ऊपर में कहीं पे एक ये पार्टिकल है एक्स वाई किसी पॉइंट पे, और ये वाई एक्सिस के अलाउंग इसके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसके ऊपर फोर्स फोर्स बताओ भैया। अब ये वायर अपने आसपास क्या बना रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड। इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखो इस डायरेक्शन में ऐसे ऊपर, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? आपकी तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दे रखा है, तो तुम फोर्स बना सकते हो। देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये देखो तुम्हारी तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारी तरफ, ये बताता है वेलोसिटी, तो ये हो गई वेलोसिटी। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इसमें पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में, तो इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये आ जाएगा फोर्स। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये? 2 मार्क्स। चलो ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, छोटा ही होगा। टू लॉन्ग स्ट्रेट
पैरेलल वायर्स ए और बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। देखो ये ए है और ये बी है, दोनों में डॉट लगा हुआ है, मतलब करंट कहाँ है, आपकी तरफ आ रहा है, दोनों में सेम डायरेक्शन में आ रहा है। कैरी इक्वल करंट आई फ्लो इन द सेम डायरेक्शन शो इन द फिगर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी सिचुएटेड बिटवीन देम। ये एकदम बीचों बीच नहीं है, ये कहीं और है बीच में, यहाँ से x डिस्टेंस पे है और यहाँ से d माइनस एक्स डिस्टेंस पे है। तो बोल रहा है वहां पे कितनी बनेगी, पहले बताओ। ये जो है इसमें इधर है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड नीचे बन रही है, और उसमें ये ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे ऊपर बन रही है, अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है। वेक्टर क्वांटिटी हमको पता है अपोजिट डायरेक्शन बन रही है तो माइनस करके लगा देंगे। पहले वाले के कारण, इसके कारण देखो डिस्टेंस x है ना, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कितनी बनेगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। और इसके कारण अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी तो मैं लिख देता हूं माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी माइनस एक्स। इतनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। कायदे से हमको ना दिस माइनस दिस करना चाहिए कि ये नहीं नहीं, ये टर्म अभी तो पता नहीं ना हमको, फिगर से हम क्या बता सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ डिस्टेंस एक्स फॉर 0 से d। यहां से लेके यहां तक के मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन हमको बताना है। ठीक है, इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड देखो एक्स के साथ वो कैसे है, इनवर्स रिलेशन है, लेकिन एक खास बात है, बीच में एक पॉइंट में वो 0 हो रही है। तो कैसे बनेगा, 0 हो रही है फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो फिर इधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड है, हमें पता है कि यहाँ उसका रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स वाला रिलेशन होता है, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, लेकिन यहाँ पे आके 0 होगा और फिर यहाँ पे फिर चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगी ना मैग्नेटिक फील्ड के। तो भाई इस पॉइंट पे बीचों बीच आके ना d/2 पे इसकी वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की 0 हो जाती है। उसके पहले और बाद में ऐसा कर्व बना देना, वो यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 0 दिखाना। चलो देखो खत्म ही होने वाला है वायर वाला, इसके बाद तो लूप है, और लूप क्वेश्चन आसान होते हैं। ये बात मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि वायर वाले क्वेश्चन ना थोड़े से सोचना पड़ता है, लेकिन वो लूप वाला ना बड़ा आराम से बनता है। चलो ये 39th बना लो और फिर चलते हैं हम लोग। A long straight wire AB carries a current of 4 ampere. A proton P travels at this much speed parallel to the wire 0.2 मीटर from it। ये देखो ये प्रोटॉन है, ऐसा जा रहा है, करंट ऐसा जा रहा है, तो बोल रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स विच द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर एक्सर्ट ऑन प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के ऊपर फोर्स क्यों आएगा भाई, प्रोटॉन के ऊपर फोर्स क्यों आएगा, प्रोटॉन क्या है, खुद एक चार्ज, और जब भी कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, ये वायर अपने आसपास क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो देख लो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बन रही है, फोर्स कितना लगता है एक चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में, QVB, है ना, QVB साइन थीटा। यहाँ पे देखो करंट ऐसा जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे अंदर बन रही है। तो मुझे बताओ तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, यही वाला रूल है यार। मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर है, प्रोटॉन की डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर को। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। ये प्रोटॉन की वेलोसिटी, वेलोसिटी तो नीचे है, तो देखो वेलोसिटी नीचे बना दिया, तो ये फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन आप किधर बताओगे, अवे फ्रॉम द वायर। इधर एक्सिस वगैरह कुछ बताया नहीं ना, अवे फ्रॉम वायर। मैग्नीट्यूड बताओ। हाँ अब मुझे क्लिक किया, उसमें क्या आएगा,
ये देखो, मैं फॉर्मूला आप लोगों को बना के दे दे रहा हूं। देखो, आ, हम लोग जो ये ए लेते हैं, ये ए क्या चीज होती है? एक्सिस से डिस्टेंस। और इस केस में हमने एक्सिस से डिस्टेंस को क्या लिया है? R1, है ना? तो इसको हमको R1 बनाना पड़ेगा। अगर मैं इसको R1 बना दूं, इसको मैं R1 बना दूं, तो देखो R1 से एक बार ये कट जाएगा। और हमारे पास ना, देखो एक मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूं, B इज इक्वल टू R1 से ये कट जाएगा, म्यू नॉट RI अपॉन 2 पाई A स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में देखो, ध्यान से देखो, ए क्या चीज है यहाँ पे और आर क्या चीज है? ए क्या चीज और आर क्या चीज है? ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से डिस्टेंस। और आर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा रेडियस। इसमें पुट करके देखो जरा, आता है क्या? वाला फॉर्मूला याद रखो, म्यू नॉट RI अपॉन 2 पाई A स्क्वायर। ऊपर में ना रेडियस रखना है, नीचे एक्सिस से डिस्टेंस रखना है। देखो रेडियस दे रखा है A, एक बार डिस्टेंस क्या लेंगे? A/2। और एक बार डिस्टेंस क्या लेंगे? 2A। इसमें वेलोसिटी टी होगी ना, 4 × 10⁶। ठीक है, तो उसको उस फॉर्मूले से भी पुट करके देखना, आंसर आ जाएगा आपका। ऊपर में रेडियस रखना, नीचे में डिस्टेंस रखना। आंसर आ जाएगा आपका नीचे में A/2 और अगली बार 2A। तो रेशियो, आंसर ए आना चाहिए उसमें। ये बन जाएगा ना? हमको वेलोसिटी दे रखी है, हमने मैग्नेट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। यहाँ पे कितना है? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A। ए कितना है? 0.2 मीटर। सारी चीजें पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है हमको, तो हम QVB से यहाँ पे निकाल सकते हैं। प्रोटॉन का चार्ज हमको पता है 1.6 × 10⁻⁹ ठीक है। यहाँ तक की कोई दिक्कत है तो बताओ, एक उसको उस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेना, और एक बार प्रैक्टिस करना। और ये लूप वाले क्वेश्चन खुद से बनाना जरा। मैं लूप वाले क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जो क्वेश्चन आप बोलोगे ना कि सर इसमें दिक्कत हुई, मैं उसी को करवाऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद के लूप वाले क्वेश्चन खुद से बनाना। देखो ये सारे के सारे, इसमें से कई क्वेश्चन ना हम लोग कर भी चुके हैं यार क्लास में। हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं। क्लास में सब कुछ कर चुके हैं हम लोग। फिर भी जो नहीं बनेगा वो मैं करवाऊंगा। तो अगली क्लास में आते ही पूछूंगा कि भाई इसमें से कौन सा क्वेश्चन बताना है। अगर आप लोग ब्लैंक रहे तो सीधा मैं कहाँ से शुरू करूंगा? सर्किटल लॉ से। और अगर डाउट होगा तो बताना, सर इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत है, मैं वो मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, चलिए फिर भागिए।
जी प्रणाम सर, एकदम बढ़िया है सर। आपके आशीर्वाद से मैं रिलीव हो गया सर, और वही सोमवार को फिर वहां से ज्वाइन कर पाएंगे। हाँ उनको भी रिलीव कर दिए सर, दोनों रिलीव हो गए हैं। जी जी सर, आपकी कृपा सर, आप आए तभी हो पाया ये कार्य। जी जी जी। यस सर। यस सर। जी जी सर। वो। यस सर। जी जी सर, वो आते ही उस पे ही लग जाएंगे सर, ये दोनों काम है। जी जी सर। यस सर। जी जी सर, मैं कोशिश करूंगा अगले हफ्ते में ही पूरा निपट जाए ये भी। जी सर। जी सब सब एकदम बढ़िया है, आपका आशीर्वाद। जी जी सर। जी जी सर। सर और ना एक और चीज, भविष्य में और ना बुलाए, वो वहां पे ना बात बात चलते रहती है कि सप्लीमेंट्री वगैरह का होगा तो फिर आना पड़ेगा। जी जी सर। जी। यस सर। जी। वही तो सर। भाई इतना लंबा टाइम के लिए भाई, आपके पास योजनाओं का प्रभार है। यस सर। काम है, राजधानी की आईटी है। जी। अब उनको तो क्या है, बस उसी दो कमरे में सीमित रहना है, उसका दूसरा। जी।